रियान ने भावीन आवाज में नकुल को आदेश दिया, इसे काल कोठरी में ले जाओ और इसे सब उगलवाओ। तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, याद रखना इसे मरने मत देना। मुझे इसे अपनी राजकुमारी के सामने पेश भी करना, वो खुद फैसला करेगी कि इसके साथ क्या करना है। रियान का आदेश सुन के संग्रीला के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। काल कोठरी में सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था, इसलिए रियान को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी ये लड़की अपना मुंह खोलेगी या नहीं। रियान को अपने आदमियों पे पूरा भरोसा था कि वे लोग इसका मुंह खुलवा ही लेंगे। उसे तो बस रागनी की चिंता थी कि उसके मिलने के बाद वो अपनी गलतफहमी दूर करके तलाक की हट छोड़ दे। संग्रीला को नकुल के हवाले करके रियान वहां से चला गया। मायावी रागनी के खून की मदद से सीधे उसके कमरे के बाहर पहुंच गई। उसका दरवाजा बंद था, मगर वो बंद दरवाजे के भी आर पार देख सकती थी। रागनी अपने बिस्तर पर बैठी हुई और कुछ सोच रही थी, मगर उसे मायावी के आसपास होने का आभास तक नहीं था। मायावी अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया। रागनी को ये आवाज भले ही सुनाई नहीं दी, मगर जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। उसका खून उसके शरीर में बहता हुआ लग रहा था, कुछ अपनापन सा वो आसपास महसूस कर पा रही थी। क्या मायावी को भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था, जैसे उसके खून की शक्ति और तेजी से बहने लगी हो? ऐसा एहसास सिर्फ उसे अपनी दोनों बड़ी बहनों के आसपास रहने पर ही होता था, और अब रागनी के पास रहने पर भी लगभग उसे वैसा ही एहसास हो रहा था। होता भी क्यों न, आखिर रागनी के नसों में भी वही खून दौड़ रहा था। रागनी ने अपने चारों ओर अपनी शक्तियों को देखना शुरू किया, मगर उसे फिर भी वहां किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मायावी एक कदम आगे बढ़ी और अपने हाथों से एक सफेद रोशनी रागनी के सिर की ओर भेजकर बोली, सो जाओ जल्दी, गहरी नींद में सो जाओ। उस सफेद रोशनी के रागनी के सर में जाते ही रागनी बिस्तर पर लेटी हुई गहरी नींद में सो गई। रागनी के सिर पे प्यार से हाथ सहलाते हुए बोली, तुम अभी बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें ताकतवर बनना होगा, मुझसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा, ताकि तुम हम सब की उम्मीदों पर खड़ा उतर सको। हम लोगों को वाकई तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम शक्तिशाली नहीं बनी तो हम सब का अस्तित्व कुछ ही तालों में खत्म हो जाएगा। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ही याद करती है, पर उनके बारे में जानने से पहले तुम्हारे पास खतरों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अभी तुम खतरों के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हो। मायावी रागनी के हर एक रहस्य और शक्ति को साफ देख पा रही थी। इसके बाद मायावी चुप हो गई और अपने कंधों पर बैठी हुई रिमझिम की तरफ देखने लगी। फिर उसने रागनी की जादुई अंगूठी की तरफ अपनी नजरों की ओर छूकर उसके अंदर प्रवेश कर गई। अंगूठी की दुनिया में आते ही मायावी अपने अदृश्य रूप से वापस नजर आने लगी। उसके चेहरे पर अभी भी लाल रंग का घूंघट था, जिसमें साफ साफ उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था, मगर वो भी बेहद खूबसूरत था। उसके होठों के पास एक तिल था जो उसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा रहा था। उसने अपने चेहरे को वो घूंघट भी उठा दिया। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा उसके सामने आ गया। उसकी आंखें किसी रसातल की तरह गहरी थी। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा रागनी से मिलता जुलता था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी, मगर उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो 35 साल की है। उसने अपने कानों में 2 खूबसूरत चमकीली क्रिस्टल की बालियां पहन रखी थी और अपने नाक में एक छोटा सा नथ। वैसे तो दिखने में ये कोई मामूली गहने ही नजर आते थे, मगर कोई विशेषज्ञ देखकर ही नहीं बता सकता था कि ये कोई मामूली गहने नहीं है, बल्कि उच्च कोटि के रक्षात्मक खजाने हैं, जिनकी कीमत शायद करोड़ों में होगी। ताला साम्राज्य जैसी छोटी जगह पर इनके लिए जंग छिड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। रिमझिम उसके कंधों से उतर गई और आगे एक दिशा में जाने लगी। मायावी भी उसके पीछे जाने लगी, मगर तभी रिमझिम रुक गई और डर के साथ वापस मायावी के कंधों पर चढ़ गई। उसके सामने रागनी का छोटा सा ड्रैगन था जो मायावी को गुस्से से घूर रहा था। अचानक ही रागनी की जगह एक अनजान को देखकर उसने अपने मुंह से आग निकालकर हमला कर दिया। मायावी ने बस आगे हाथ बढ़ाए और वह आगे एक ही पल में गायब हो गए। ड्रैगन ने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा की और एक ही सांस के रूप में मायावी की तरफ छोड़ दिया। उस ड्रैगन की प्रजाति में भी सबसे शक्तिशाली हमला माना जाता था। अगर अवी यानी कि रूहानिका भी यहाँ होती तो उसे भी अपनी पूरी ताकत लगा के उसे रोकना पड़ता, मगर मायावी ने तो बस अपनी उंगली उठाई और जिससे सब कुछ शांत हो गया। इसी से हम मायावी की शक्तियों के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। मायावी उस सफ़ेद ड्रैगन की खास प्रजाति को देखकर थोड़ी प्रशंसा भरे लहजे में बोली, सफ़ेद ड्रैगन हम काबिले तारीफ होती है। तुम लोगों की शक्तियों पर अफसोस, तुम बस अभी बहुत ही छोटे बच्चे हो, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम थोड़े और बड़े होते तो मुझे तुम्हें संभालने में मेहनत करनी पड़ती। वो ड्रैगन थोड़े गुस्से और डर और उदासी के मिले जुले भाव से मायावी को देख रहा था। मायावी अगर चाहे तो उसे मार भी सकती थी, ये भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
चाहे जो भी हो, उस ड्रैगन ने अपने डर और निराशा को अपनी आंखों में छुपा लिया और एक ढाल की तरह खड़ा हो गया, जैसे वो उसे आगे आने ही नहीं देगा। वो तो रिमझिम की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई गद्दार हो जो अपनी मालकिन को धोखा दे रही हो। मायावी ने उसके जिद्दी व्यवहार को देखकर एक गहरी आह भरी और फिर हवा में एक सील बनाने लगी। उसके सील बनाते ही धीरे धीरे हवा में एक बैंगनी सुनहरा कमल नजर आने लगा। उस कमल को देखते ही सफेद ड्रैगन की आंखों में गहरा डर नजर आने लगा। वो जोर से दौड़ के रागिनी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था, मगर मायावी ने पहले ही रागिनी तक संपर्क इस दुनिया से तोड़ दिया था। उस कमल से सफेद ड्रैगन बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन शक्तियां महसूस कर पा रहा था। उस कमल से तुरंत कुछ बेड़ियां निकली और उस सफेद ड्रैगन को कैद कर लिया। मायावी ने तुरंत उसके सिर पर प्यार से सिर सहलाया और बोली, थोड़ी देर के लिए प्यार से रहो, ये कमल तुम्हें पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं करेगा, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। छोटे सफेद ड्रैगन को अपने कमल में कैद करने के बाद मायावी थोड़ी दूर और आगे आई, मगर वहाँ भी बाकी जगहों की तरह ही बस हरियाली नजर आ रही थी। उस जगह को देखकर मायावी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपना हाथ लहराया जिससे वहाँ का पूरा माहौल ही बदल गया। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत झरना नजर आने लगा, मगर उस झरने में बहुत ही शक्तिशाली सीढ़ी चढ़ी हुई थी। अपनी शक्तियों के आधार पर रागिनी इस जगह को कभी भी नहीं ढूंढ पाती और अगर ढूंढ भी लेती तो उसे तोड़ पाना उसके लिए असंभव ही होता। मायावी उस सील को महसूस करते हुए बोली, हम अमर साधक की सील, वैसे तो इतने साल बीत गए लेकिन उस बूढ़े की सील बिल्कुल कमजोर नहीं हुई। अपनी शक्तियों से तो मैं इसे कभी भी नहीं तोड़ पाऊंगी। रिमझिम वापस जमीन पर उतर आई और उदासी से उस झरने की तरफ देखने लगी, जैसे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ है। मायावी उसे थोड़े रहस्यमयी अंदाज में बोली, अरे रिमझिम, अगर इस बूढ़े की सील कमजोर नहीं हुई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ है जो इस सील को तोड़ सकता है। मायावी ने अपना हाथ आगे किया और उसमें से एक लाल रंग की जेड की ताबीज नजर आने लगी। उस ताबीज से मायावी से जो भी खतरनाक शक्तियां निकल रही थी, उस ताबीज की तरफ थोड़े अफसोस से देखते हुए मायावी बोली, बड़े बुजुर्ग ने पिछली बार की प्रतियोगिता जीतने पर मुझे दिया था ताकि अगर किसी अमर साधक से टकरा जाऊं तो इसकी मदद से बच के भाग सकूं। इसमें उनकी शक्तियां जिनका मैं सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। सोचा नहीं था कि इस सील को तोड़ने के लिए करना पड़ेगा। मायावी ने उस ताबीज को आगे किया जिससे एक गहरी लाल रोशनी निकली और उस जादुई सील से टकराने लगी। लगभग थोड़ी देर में वो सील टूट गई और साथ ही साथ वो लाल जेड का ताबीज भी किसी कांच की तरह टूट गया। उस सील के टूटते ही उस झरने में शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियां महसूस होने लगी। कमाल की बात यह थी कि उस झरने में पानी नहीं बल्कि दिव्य आध्यात्मिक जल बहता था जो किसी भी शक्तियों को भी बढ़ा सकता था, यहाँ तक कि आत्मनाशक हथियारों से लगे हुए चोट को पूरी तरह से भर सकता था। चाहे कोई भी प्रजाति के तिलिस्मी जानवर हो, ये झरना उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उस सील के टूटते ही रिमझिम तुरंत उस पानी में कूद गई और दिव्य आध्यात्मिक जल को पीने लगी। वो बहुत ही खुश थी। वो इतनी खुश थी कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। अपने छोटे से पेट में जितना दिव्य आध्यात्मिक जल वो भर सकती थी उतना उतना उसने भर लिया। उसका पूरा पेट फूल गया था। फिर मायावी ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे एक कागज उसके हाथ में आ गया। उसमें बहुत ही प्राचीन शब्दों में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। ये वही खास कमल वाली तकनीक थी जिसका इस्तेमाल मायावी ने अभी सफ़ेद ड्रैगन को कैद करने के लिए किया था। उसने उस कागज को वही आध्यात्मिक जल के ऊपर एक जादुई गोलों को छोड़ दिया। मायावी ने फिर से एक सील बनाई और सील को पूरी की, जिसे तुरंत सफ़ेद ड्रैगन उस बैंगनी सुनहरी कमल से आज़ाद हो गया। वो आज़ाद होने के बाद तुरंत उसी दिशा में आया जहाँ पर दिव्य आध्यात्मिक झरना था। मायावी उसके सामने खड़ी हो गई, एक मधुर धुन बजाने लगी। इस धुन को से ड्रैगन की आंखें स्थिर हो गई। फिर मायावी ने एक चुटकी बजाई जिससे वो वहाँ जो भी हुआ था ड्रैगन भूल गया। इसके साथ ही मायावी अंगूठी की दुनिया से बाहर आ गई। वो वापस अदृश्य हो गई और उसने कुछ मंत्र पढ़ते रागिनी होश में आ गई। रागिनी होश में आने के बाद अपने चारों तरफ देखने लगी। ये क्या हुआ, मैं तो सो गई थी ना। मैं तो जब मायावी ने ये देखा कि सब कुछ ठीक है तो वो वहाँ से वापस जाने लगी, मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिससे वो खुद एक पल के लिए कांप गई। उसने तुरंत एक जादुई पर्दा बनाया और उस पर्दे के पीछे छिप गई। उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी। तभी कमरे के बाहर नॉक हुआ। रागिनी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बाहर पर रियान खड़ा था। मायावी ने जो जादुई पर्दा बनाया था उसके कारण वो सिर्फ उन्हें देख सकती थी, उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकती थी। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता, अभी मैंने जो शक्ति महसूस की थी वो इसी वक्त की तो नहीं हो सकती। फिर अभी किसकी शक्ति महसूस की थी मैंने? रियान ने अपनी नज़रें चारों तरफ कमरे में दौड़ाई। अभी एक पल पहले उसे इस कमरे से बहुत ही शक्तिशाली शक्ति का आभास हुआ, मगर इस वक्त यहाँ रागिनी के अलावा कोई भी नहीं था।
रियान एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहते वक्त रियान का ध्यान कमरे में था, जैसे वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। ये बहुत ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति थी, मगर रागिनी ने इसे पकड़ लिया। ठीक है, वो खुद से पूछने से नहीं रोक पाई, क्या यहाँ कुछ अप्रत्याशित है मामी? कुछ पहले अभी रागिनी को भी एक अलग सा एहसास हुआ था, फिर वो अचानक सो गई। उसके साथ जो हुआ था उसके साथ आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रियान रागिनी को परेशान होता हुआ देख अपना सारा ध्यान रागिनी की तरफ एकत्रित करते हुए बोला, रियान। रागिनी अचमंसस में बोली, क्या? रियान बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए बोला, मामी मैं दूसरे के लिए हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ रियान। रियान रागिनी को बिल्कुल भी चिंतित नहीं करना चाहता था, इसलिए तो उसने उसके ध्यान को भटकाने के लिए दूसरी बातें शुरू कर दी। जब वो कमरे से बाहर था तब उसने कुछ तो महसूस किया था, एक बहुत ही मजबूत शक्ति की आभा। वो जानता था कि रागिनी अपने मौजूदा शक्ति स्तर से इस तरह की शक्ति की वो कभी भी महसूस नहीं कर पाएगी। जब रागिनी ने उसकी बात की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने तय किया कि वो अभी उसे थोड़ा सा और वक्त देगा ताकि वो उस पर भरोसा कर सके। उसे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं थी। जब तक रागिनी उसके साथ ही, तुम्हारी हमलावर पकड़ी गई है, चलो मेरे साथ। वही रूहानिका रागिनी के महल में पहुंच के उसकी जगह ले चुकी थी। सुबह लगभग हो ही गई थी। रागिनी की आदत थी कि वो सुबह सुबह ही अपना भोजन कर लेती थी, तो रोज की तरह आज भी बिन्नी उसके कमरे में सुबह ही खाना देकर चली गई। रूहानी एकदम चुपचाप थी ताकि कोई गड़बड़ न हो जाए। रूहानी का ये देखकर खुश थी कि कम से कम इतनी भागदौड़ के बाद उसे खाना तो नसीब हुआ, मगर जैसे उसने खाने को का एक निवाला खाया वैसे ही उसे उगल दिया।